जानते हैं क्या होता है? यह भुगतान संतुलन का वह खाता होता है जहां उन सभी आर्थिक लेनदेन को शामिल किया जाता है जहां उनकी प्रकृति दीर्घकालिक होता है। इसमें शामिल होता है विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी संपत्ति पूंजीगत खाता जो होता है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, एफपीआई एफडीआई सब जो। विदेशी ऋण ऐसा निवेश जो भारत को देश के घरेलू भारत के ऐसा ऋण ऐसा निवेश जो भारत को देश के घरेलू सीमा के बाहर विदेशों से प्राप्त होता है। जो भारत को देश के घरेलू सीमा के बाहर से विदेशों से प्राप्त होता है उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को विदेशों से दो प्रकार की प्राप्ति होती है। दो प्रकार की निवेश से प्राप्ति जो एफपीआई और एफडीआई के रूप में होता है। एफपीआई और एफडीआई का निवेश इक्विटी अवधारणा पर माना जाता है। इस कारण यह प्राप्तकर्ता पर कोई ऋण या देयता सृजित नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अतः यह निवेश अर्थव्यवस्था में के लिए बेहतर माना जाता है। जैसे, और दूसरा होता है उधार और बॉन्ड जारी से प्राप्त। उधार और बॉन्ड जारी उधार और बॉन्ड क्या लिख दिया? यह हमेशा प्राप्तकर्ता पर ऋण या देयता सृजित करता है क्योंकि निश्चित समय बाद इसका भुगतान ब्याज के साथ करना पड़ता है। अतः इस प्राप्ति को अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता है। इसके बाद विदेशों से प्राप्ति निवेश और उधार। निवेश में क्या होता है? एफडीआई और इसमें देयता सृजित नहीं होता है क्योंकि ये इक्विटी आधार पर होता है। और उधार में क्या होता है? देयता सृजित होता है, इसके लिए हमें ब्याज देना पड़ता है जो बॉन्ड के थ्रू। एफडीआई में क्या होता है? एफपीआई में क्या होता है? ये शेयर मार्केट में किया जाता है। और एफडीआई में ये आधारभूत संरचना के रूप में किया जाता है। भारत में विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई का निवेश जो होता है दीर्घकालिक निवेश होता है जो मुख्यतः आधारभूत संरचना में निवेश होता है। वहीं एफपीआई का निवेश अल्पकालिक निवेश होता है जो मुख्यतः शेयर बाजार में निवेश होता है। देश में एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2014 में अरविंद मायाराम एक मिनट के देश में जो है एफडीआई और एफपीआई को परिभाषित करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है अरविंद मायाराम की समिति थी कि अध्यक्षता कर समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा एफडीआई और एफपीआई के संबंध में क्या क्या कहा गया, किसे एफडीआई कहा जाएगा और किसे एफपीआई कहा जाएगा, क्योंकि दोनों तो विदेशी निवेश ही है। यदि देश में कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी जो कि सेबी में सूचीबद्ध नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी को सेबी में सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें कि निवेश सेबी में ही कोई कंपनी को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक नहीं है, तो विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो वह उसे एफडीआई कहा जाता है। यदि किसी देश में गैर सूचीबद्ध कंपनी में कोई विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो उसे एफडीआई कहा जाता है, मतलब एफडीआई कहा जाता है। यदि देश में सूचीबद्ध कंपनी, मतलब कोई सूचीबद्ध कंपनी जो देश में सूचीबद्ध हो, किसी भी देश में उसमें 10% से कम का विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो उसे जो है एफपीआई कहा जाता है। एफपीआई कहा जाता है, ठीक। वही तीसरा क्या है? यदि देश में सूचीबद्ध कंपनी में 10% से या उससे अधिक का निवेश होता है तो वह एफडीआई माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई एफपीआई शर्त के साथ, मतलब एफपीआई है और शर्त के साथ 10% से कम का विदेशी निवेश करती तो उसे एफडीआई ही कहा जाता है। मेन यह है मुद्दा, कोई ऐसा एफपीआई जो 10% से कम ही हो लेकिन शर्त के साथ अगर किया जाता है निवेश तो वो एफडीआई कहा जाता है। वर्ष 2020 में सरकार द्वारा एफडीआई में संशोधन करके एफसीसीबी, एआरडी और जीडीआर को एफडीआई की श्रेणी में शामिल किया गया। एफसीसी फॉरेन करेंट
कनेक्टिविटी कनेक्टिबल बॉन्ड बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड, विदेशी मुद्रा समपरिवर्तन बॉन्ड। यह जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड विदेशों में पूंजी जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा में ही जारी किए जाते हैं, किंतु एक निश्चित समयावधि में यह स्वतः इक्विटी या शेयर में परिवर्तित हो जाता है। जब यह बॉन्ड इक्विटी या शेयर में परिवर्तित होता है तो इसे एफडीआई की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एनआरआई जमाओं को भारत में उधार के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह बैंक को देयता सृजित, मतलब एनआरआई जो बैंक में जमा करती है, भारत के बैंक में, इसके लिए तो ब्याज देना पड़ता है ना, तो यह बैंक की देयता सृजित करता है, इससे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, अतः यह निवेश ना होकर ऋण होता है। एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है? एफडीआई का निवेश दीर्घकालिक होता है, जबकि एफपीआई का निवेश जो होता है अल्पकालिक होता है। एफडीआई का निवेश मुख्यतः आधारभूत संरचना में होता है और एफपीआई का निवेश जो है मुख्यतः शेयर बाजार में होता है। अरविंद मायाराम के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी में 10% से कम का निवेश एफपीआई माना जाता है, जबकि 10% या उससे अधिक का निवेश एफडीआई माना जाता है। एफडीआई का निवेश दीर्घकालिक और अस्थायी निवेश माना जाता है, अतः यह अर्थव्यवस्था पर हमेशा गुणक प्रभाव डालता है, मतलब अच्छा प्रभाव डालता है, जैसे उत्पाद में वृद्धि, रोजगार में भी वृद्धि करता है, फॉरेक्स में भी वृद्धि होती है। जबकि एफपीआई का निवेश जो है अल्पकालिक होता है, जो बाजार में अल्पकाल में केवल तरलता में वृद्धि करता है। यह अर्थव्यवस्था में कोई भी गुणक प्रभाव नहीं डालता है। एफडीआई की तुलना में एफपीआई जो होता है, एफपीआई अस्थायी निवेश होता है, क्योंकि इसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे हॉट मनी या उष्ण मुद्रा निवेश कहा जाता है। हॉट मनी या जैसे कि गर्म पानी होता है, तुरंत वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए हॉट मनी कभी भी। एफडीआई का निवेश जो है अपने साथ प्रबंधक और कुशलता, बेहतर तकनीक, प्रबंधन कुशलता और बेहतर तकनीक इत्यादि लाता है, जबकि एफडीआई केवल अल्पकाल में शेयर बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से आता है। एफडीआई देश में केवल विशिष्ट एफपीआई जो है देश में केवल एफडीआई देश में केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है, जबकि एफपीआई का निवेश शेयर बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार में निवेश करता है। अरविंद मायाराम के अनुसार गैर सूचीबद्ध कंपनी में होने वाला कोई भी विदेशी निवेश एफडीआई माना जाता है। गैर सूचीबद्ध कंपनी में किया जाने वाला निवेश, एक मिनट में उपर्युक्त अंतर से यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के लिए एफपीआई की तुलना में एफडीआई अधिक बेहतर होता है, किंतु दोनों आवश्यक होते हैं। एफडीआई के प्रकार। भारत में निम्न तीन प्रकार से किए गए निवेश को एफडीआई में शामिल किया जाता है। विदेशी कंपनी द्वारा देश में स्थापित सहायक कंपनी के द्वारा किया जाने वाला निवेश। विदेशी कंपनी द्वारा देश में स्थित, मतलब कोई भारत देश है जैसे, इसमें विदेशी कंपनी को स्थित है, ठीक, में स्थापित सहायक कंपनी, ये जो सहायक कंपनी है के द्वारा किया गया निवेश। फिर बहुसंख्यक इक्विटी आधार पर, जहां विदेशी कंपनी द्वारा देश में स्थित कंपनी के 10% या उससे अधिक का स्वामित्व को प्राप्त करना, यह भी एफडीआई होता है। मतलब कोई भी कंपनी अपना 100% शेयर में इसका 10% नहीं, मतलब 11% शेयर खरीदती है कोई विदेशी कंपनी, तो इस
10% ज़्यादा हो गया तो 11% हो गया, तो इसका मतलब इसको एफडीआई कहते हैं। वही 10% से कम होगा, मतलब 9% अगर खरीदती है तो ये एफपीआई हो जाता है। इससे स्वामित्व मिलता है, मतलब उस कंपनी में 9% का स्वामित्व मिलता है। एफपीआई 9% स्वामित्व मिलता है। इसमें जो लाभ होगा तो इसको भी, ये विदेशी निवेश जो किया इसको भी लाभ होगा, इसमें हानि होगी तो इसको भी हानि होगी, इसलिए इसमें देयता सृजित नहीं होता है। वहीं 11% है तो उसमें भी सेम बात है, ये एफडीआई हो गया, इसमें भी देयता सृजित नहीं होती है। विदेशी कंपनी द्वारा देश में स्थित कंपनी को अन्य रूप से वित्तपोषण जैसे तकनीक सहायता तथा अन्य वित्तीय सहायता दी जाती है। अवसंरचना अवसंरचना या आधारभूत संरचना निर्माण के आधार पर एफडीआई का निवेश दो प्रकार से होता है, ग्रीनफील्ड निवेश और ब्राउनफील्ड निवेश। ग्रीनफील्ड निवेश वह विदेशी निवेश होता है जो भारत में किसी नवीन आधारभूत संरचना संरचना या नई परियोजना को प्राप्त होता है। जैसे नए सड़क को जो प्राप्त होगा या नए एयरपोर्ट के लिए जो निवेश निर्माण के लिए किया जाता है, इसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है। वहीं जैसे कोई पुराना जबकि पूर्व में स्थापित, मतलब पुराना कोई एयरपोर्ट जैसे उस पर निवेश किया जाता है तो उसको ब्राउनफील्ड निवेश कहा जाता है। एफडीआई का मार्ग दो प्रकार का होता है, स्वचालित और अनुमति मार्ग। स्वचालित और अनुमति मार्ग। स्वचालित मार्ग होता है मुंबई मार्ग होता है, जिसमें सरकार के मुंबई मार्ग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आरबीआई का मेन मुख्यालय जो है मुंबई में है। सरकार की अनुमति इसमें नहीं लेनी पड़ती है। इसमें 30 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, मतलब सूचना दी जाती है कि हम निवेश करने वाले हैं, इसके बाद आरबीआई अनुमति देगी। एक होता है अनुमति मार्ग, जिसमें दिल्ली मार्ग जिसको कहा जाता है। इसमें 5,000 करोड़ रुपये से कम अगर निवेश किया जा रहा है तो इसका संबंधित विभाग जो एफआईपीपी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1990 में हुई, अगर 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाता है, सीसीई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, इसके द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, और ये वर्ष 2003 में वर्ष 2003 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। इसको वर्ष 2003 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। इसका कार्य जो है सिंगल विंडो, मतलब एक ही खिड़की, मतलब एक ही साइट खोले उसमें सारा चीज हो जाता है, तो इसे सिंगल विंडो कहा जाता है। वर्ष 2017-18 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि इसके लिए अलग से खर्चा, इसमें भी खर्चा लगता था ना, कि इसमें भी कुछ सदस्य होते थे, कर्मचारी काम करते थे, तो इसको खत्म कर दिया गया। एफआईपीपी बोर्ड को समाप्त करने का कारण देखिए क्या है। भारत में लगभग 95% जो है एफडीआई स्वचालित मार्ग से द्वारा किया जाता था, और जबकि मात्र 5% के लिए दो मार्ग बनाए गए थे, दो मंत्रालय थे, जिसको बंद करके, एक तो सीसी बी क्या था, सीसी बी ए सीसी ई बी ई ए सॉरी सीसी ई ए कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर। 5% के लिए दो मंत्रालय थे, जबकि 95% के लिए मात्र आरबीआई जिम्मेदार है। इसलिए इसको भारत में सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन का पालन करते हुए अपने गैर उपयोगी खर्च को कम करने के लिए इस बोर्ड को समाप्त कर दिया है। ठीक, क्योंकि इसमें खर्चा लगती थी ना सरकार के, और मात्र 5% के लिए दो मंत्रालय की जरूरत नहीं थी। एफडीआई के आंकड़े, वैश्विक स्तर पर एफडीआई के आंकड़े अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसमें सदस्य देश 195 हैं,
अंकटाड द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें वैश्विक एफडीआई संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं। एफडीआई संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं। अंकटाड द्वारा जारी किए गए ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है अंकटाड। और द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट भी जारी करती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी जारी करती है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी अंकटाड ही जारी करती है। मतलब टोटल अंकटाड जो है 5 रिपोर्ट जारी करती है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। भारत में एफडीआई संबंधित आंकड़े उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय डीपीआईआईटी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। डीपीआईआईटी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डेवलप फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। एफडीआई का मार्ग। वर्ष 2020 में सरकार द्वारा एफडीआई नीति में संशोधन किया गया। इस नीति के अंतर्गत यदि भारत में वर्तमान में कोई भी एफडीआई उसके उन पड़ोसी देशों से आता है जिसके साथ भारत अपनी स्थल सीमा साझा करता है तो उनसे केवल अनुमति मार्ग से ही एफडीआई की स्वीकृति की जा सकती है। और वे देश कौन कौन से हैं? वे देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 7 देश जो हैं भारत से जल या थल सीमा साझा करती है। जबकि श्रीलंका भी साझा करती है। फिर भी श्रीलंका से आने वाला एफडीआई स्वचालित और अनुमति दोनों मार्ग होता है। एफडीआई की सीमाएं। एफडीआई की क्या सीमाएं? एफडीआई की 5 सीमाएं होती है: 26%, 49%, 51%, 74% और 100%। इसका मतलब अच्छे से समझते हैं आगे। याद रखिएगा 26, 49, 51, 74 और 100। देश में किसी भी विशेष क्षेत्र में एफडीआई की सीमाओं का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। कंपनी में 2 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। एक होता है बहुमत के आधार पर निर्णय, जो कंपनी दिन प्रतिदिन कार्यों से संबंधित होता है। कंपनी के दिन प्रतिदिन कार्यों के संबंधित होता है। कम से कम 51% सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है कंपनी का जो सामरिक निर्णय होता है। यह कंपनी के अति महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कंपनी का समापन, नई कंपनी का स्थापना, कंपनी का विलय संदर्भ में लिए जाते हैं। यहाँ कम से कम 75% की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सीमाएं। विदेशी कंपनी के भारत में स्थित कंपनी जिसमें एफडीआई होता है, इसमें निर्णय में भागीदारी का प्रदर्शित करता है। जैसे यदि अधिकतम सीमा 26% हो, मतलब ये हुआ इसका मतलब कि कोई कंपनी है जो भारत में है, इसमें 26% विदेशी निवेश होता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि 51% जो होता है बहुमत होता है और 75% में सामरिक निर्णय लिया जाता है। इसमें दिन प्रतिदिन के, इसमें नई कंपनी जब खोल जाती है। मतलब 26% अगर विदेशी निवेश करती है तो इसमें जो है बहुमत निर्णय जो होता है वो भारतीय कंपनी द्वारा होता है। बहुमत निर्णय क्योंकि 51% चाहिए और भारतीय कंपनी के पास 74% का 74
26 से, हाँ ठीक है, सॉरी, 51% चाहिए। देखिए भारतीय कंपनी के पास 74% का शेयर होता है, मालिकाना हक, जिस वजह से बहुमत का निर्णय तो भारतीय कंपनी ले लेती है अकेले, लेकिन सामरिक निर्णय में जो है, सामरिक निर्णय में भारतीय और विदेशी कंपनी दोनों शामिल होते हैं। वहीं यदि अधिकतम 49% हो, तो मतलब 49% हो गया विदेशी कंपनी के पास और 51% हो गया भारतीय। इसमें भी बहुमत निर्णय जो है भारतीय कंपनी द्वारा लिया जाता है, लेकिन शामिल में निर्णय 75% चाहिए बहुमत, इसलिए इसमें शामिल निर्णय दोनों मिल के लेती है। वहीं जो है अधिकतम सीमा अगर 51% है, इसमें तो सामरिक, सॉरी, इसमें जो है बहुमत निर्णय जो है विदेशी कंपनी द्वारा लिया जाएगा, लेकिन सामरिक निर्णय जो होगा दोनों के द्वारा लिया जाएगा। वहीं अधिक 74 हो गया, तो मतलब 26% होगा, इसमें भी बहुमत निर्णय जो होगा, बहुमत निर्णय विदेशी कंपनी जरूर लेगी, लेकिन सामरिक निर्णय दोनों मिलकर लेंगे। तो इससे यह दिख रहा है कि सामरिक निर्णय जो लिया जाएगा वो कभी भी किसी एक विदेश, दोनों के द्वारा ही लिया जा सकता है। यदि अधिकतम 100% हो जाए तब जाके, यहाँ तक तो यही हुआ, सामरिक निर्णय यहाँ तक होता है, लेकिन जब दोनों अधिकतम सीमा जो विदेशी निवेश एफडीआई जो है 100% अगर हो जाए, तो इसमें जो है बहुमत और सामरिक निर्णय दोनों विदेशी कंपनी ही लेगी। वर्तमान में भारत में बीमा क्षेत्र में अधिकतम 49% की एफडीआई की अनुमति है। इसका अर्थ है कि यहाँ बहुमत निर्णय भारतीय बीमा कंपनी लेगी और सामरिक निर्णय दोनों मिलकर लेगी। वहीं अब जानते हैं ब्रांड के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, सिंगल ब्रांड और बहुल ब्रांड। सिंगल ब्रांड में बाटा जैसी कंपनी होती है, और इसमें बहुल ब्रांड में दुकान जैसे कुछ मॉल होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांड होते हैं। एकल ब्रांड का अर्थ है वह वस्तु जिसका निर्माण और विक्रय दोनों एक होता है, निर्माता और विक्रेता दोनों एक होता है, जैसे बाटा और लेंसकार्ट, जैसे लेक्मी का जो क्या आता है कॉस्मेटिक सामान। भारत में एकल ब्रांड में एफडीआई की अनुमति जो है 100% है, वो भी स्वचालित मार्ग से, जिसके लिए आरबीआई को 30 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। बहुल ब्रांड, यहाँ वस्तु का निर्माता और विक्रेता दोनों अलग अलग होता है, जैसे किराए का दुकान, जैसे बिग बाजार जो हुआ, इसमें क्या होता है, सब्जी भी बिकता है, कपड़ा भी बिकता है और कॉस्मेटिक सामान बिकता है। तो ये हर सामान का निर्माता कोई और होता है और विक्रेता बिग बाजार होता है। तो वैसे बाजार को मल्टी ब्रांड या बहुल ब्रांड कहते हैं। भारत में बहुल ब्रांड में एफडीआई की अनुमति अधिकतम 51% ही है, केवल 51% है। इसका मतलब है कि बहुमत निर्णय जो होगा वो तो भारतीय कंपनी लेगी नहीं, वो विदेशी कंपनी ले सकती है, इतना ही ले सकती है, लेकिन सामरिक निर्णय वो दोनों मिल के लेगी। एक होता है अब ई कॉमर्स कंपनी वे कंपनी होते हैं जो उपभोक्ता को अपने उत्पादन का विक्रय ऑनलाइन माध्यम से करती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इसको आप जानते होंगे। ये होते हैं ई कॉमर्स कंपनी। विदेशी निवेश स्वीकार करने के आधार पर ई कॉमर्स कंपनी दो प्रकार के होते हैं मार्केट प्राइस मॉडल, एक इन्वेस्टर मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में होता है क्या, इसमें ई कॉमर्स कंपनी को शामिल किया जाता है जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपभोक्ता को स्वयं के निर्मित उत्पाद का विक्रय नहीं कर सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आईटीसी। यहाँ 100% एफडीआई जो है स्वचालित मार्ग से अनुमति है। इस मॉडल में किसी भी विक्रेता के लिए अपने प्लेटफॉर्म से विक्रय की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, मतलब किसी भी विक्रेता, ऐसा नहीं कि इस मंथ इतना ही बेच सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं होती है। इन्वेस्टर मॉडल, इसके अंतर्गत वे ई कॉमर्स कंपनी शामिल होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से केवल स्वयं के उत्पादन निर्माण करते हैं, जैसे दृष्टि आईएस और श्री लेदर जैसी कंपनी, जो खुद के ही प्रोडक्ट खुद से निर्मित करती हैं और खुद ही उत्पाद बेचती भी है।
एफडीआई के लाभ क्या हैं? एफडीआई या पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, यह प्रबंधन कुशलता को बढ़ाते हैं, दीर्घकालिक व अस्थायी निवेश होता है इसमें, यह फॉरेक्स में भी वृद्धि करता है, चालू खाता घाटा को कम करता है, यह अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार में वृद्धि करता है, यह अत्याधुनिक तकनीक और यह जो है उत्पादन और रोजगार को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। यह देश में आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायक होता है। यह देश में रुपए के मूल्य ह्रास को कम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डॉलर का अंतर्प्रभाव होता है। इसकी चुनौतियां क्या है? एफडीआई देश में मशीन तकनीक आधारित उत्पाद को बढ़ावा देता है। यह इस प्रकार यह देश में रोजगार विहीन समृद्धि दर को बढ़ाता है। एफडीआई में इसके बाद भारत में एफडीआई का अंतर प्रभाव देश में क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह जो है भारत के कुछ गिने चुने राज्य में ही एफडीआई ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और गुजरात में, जबकि बिहार, बंगाल, यूपी इत्यादि में नाम मात्र की होती है एफडीआई। इसका कारण एक और भी है कि यहाँ पे प्रशासनिक अकुशलता है, जिस वजह से ये ऐसा होता है। एफडीआई जो है देश के जीडीपी में विषमता को बढ़ावा देता है। भारत में पिछले 30 वर्षों से सबसे अधिक एफडीआई केवल सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, मतलब आईटी सेक्टर को। सेवा पूंजी आधारित होने के कारण देश में पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पाता है। सेवा क्षेत्र पूंजी आधारित होता है, जिस वजह से इसमें रोजगार को सृजित नहीं कर पाता। एफडीआई का अंतर प्रभाव देश में कंपनी और सरकार के स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है, अर्थात निर्णय में उसकी भागीदारी कंपनी के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कंपनी निर्णय प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि अगर क्या है लिखा हुआ, एफडीआई के अंतर प्रभाव देश में कंपनी और सरकार की स्वामित्व को प्रभावित। आपको पहले बता दें, मान लिया जाए ये सरकारी कंपनी और इसका 51% जो है, 51% 51% जो शेयर है कोई निजी कंपनी खरीद लेती है, तो इसका मतलब ये सरकारी जो कंपनी है, अब इसमें बहुमत आधारित जो बहुमत सहमति जो होगा उसमें 51% जरूरत पड़ती है। इसमें विदेशी कंपनी ही अकेले कर लेगी। अलग बात है कि सामरिक निर्णय जो लिया जाएगा, बहुमत निर्णय तो 51% तो वो तो विदेशी कंपनी, सामरिक निर्णय में भारतीय कंपनी भी रहेगी, लेकिन इसमें सरकारी अगर कंपनी है तो ये निजी कंपनी कहला जाती है। इससे क्या होता है, निर्णय को प्रभावित करती है। ये एफडीआई मूल्य हस्तांतरण को बढ़ावा देती है। मूल्य हस्तांतरण, प्राइस ट्रांसफर, बीईपीएस, बेस इरोजिंग एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, आधार क्षय और लाभ हस्तांतरण, और कर चोरी और कर बचाव, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। कर चोरी और गैर चोरी जो होता है गैर कानूनी होता है, अतः भारत में यह दंडनीय अपराध है। जबकि कर बचाव जो होता है वो वैध होता है, किंतु अनैतिक होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी आयकर अधिकारी के समक्ष अपनी आय और संपत्ति का उजागर नहीं करता है, बल्कि उसे कर बचाने के उद्देश्य से छिपा लेता है, तो उसे कर चोरी कहा जाता है। जबकि कर बचाव जो होता है, कर बचाव या कोई व्यक्ति या कंपनी कर कानूनों के अंतर्गत रहकर सरकार के कर छूट का फायदा उठाता है और कर को बचाने का प्रयास करता है, तो उसे कर अपवंचन कहा जाता है। बीईपीएस यह वह अपवंचन होता है जो बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनी द्वारा देश में स्थापित सहायक कंपनी के साथ किया जाता है। कोई विदेशी कंपनी है और भारत जैसे देश में उसकी सहायक कंपनी होती है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ देश में स्थित सहायक कंपनी अपने अर्जित लाभ को, मतलब जो लाभ हुआ ना, उसका जो लाभ होता है वो टैक्स भारत सरकार को देगी, लाभ का टैक्स। लेकिन वो क्या करती, पढ़ते हैं आगे।
अर्जित लाभ का अन्य तरीके से विदेशों में मुख्य कंपनी के पास हस्तांतरित कर देती है, जहां जैसे जैसे देखिए क्या होता है, जैसे कम मूल्य की मशीन को मुख्य कंपनी से अत्यधिक कीमत पर में क्रय करता है कर, करना इसके लिए इसे ही आधार क्षय मूल्य हस्तांतरण, क्योंकि जो लाभ होता है कंपनी को, विदेशी कंपनी को, उसका जो टैक्स निर्धारित, मान लीजिए 15% टैक्स है, ये देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए एमएनसी कंपनी, जो एक्स कंपनी है, जो मुख्य कंपनी है, और उसकी सहायक कंपनी भारत में है, यहाँ भारत में उसकी सहायक कंपनी है, तो जो मशीन का ये जो कंपनी है भारत में, ये क्रय करना चाहेगी यहाँ से, मुख्य कंपनी से मशीन होगा, तो मशीन का दाम रियल होता है 100 करोड़ रुपया, लेकिन वो अपना लाभ का पैसा हस्तांतरण करने के लिए विदेशों में उसे 100 करोड़ में खरीदती है। ये सब होता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है ना, सरकार 2016 में एपीए को लागू किया गया, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, अग्रिम मूल्य समझौता। इस समझौता के अंतर्गत जो है, यदि कोई कंपनी लेन देन और भारत में स्थित सहायक कंपनी और उसकी मुख्य विदेशी कंपनी के बीच, मतलब ये कि भारत में स्थित जो विदेशी कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसकी मुख्य विदेशी कंपनी के बीच बीच में होता है, उसके पूर्व ही सीबीटीटी के अनुमति लेनी होगी, मतलब सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो व्यापार कर सकती। तो ये जो सीबीटी होगी, ये क्या करेगी, पता करेगी, जैसे 10 करोड़ का जो वो मशीन था, वो पता करेगी सीबीटी की कि क्या सच में वो 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ की कंपनी जो 100 करोड़ में बेचा गया, तो पता करेगी क्या सच में वो 100 करोड़ की मशीन है। अगर नहीं है तो उसका मूल्य, मतलब लाभ का तब टैक्स ले पाएगी, क्योंकि पता चल गया कि वो 10 करोड़ की है, तो 90 करोड़ तो यहाँ रहेगा, इसका टैक्स तो भारत सरकार को देना पड़ेगा। इसके लिए इसका जो जांच करेगी सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, ये जांच करेगी, इसका करेगी नहीं, करवाएगी। भारत में एफडीआई राउंड ट्रिपिंग को बढ़ावा देता है। राउंड ट्रिपिंग, भारत में सबसे अधिक एफडीआई जो है मॉरिशस और सिंगापुर देश से प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण जो है, भारत तथा इन देशों के बीच हुई डीटीएए समझौता। डीटीएए मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कराधान पड़ी समझौता। दोहरा कराधान, जैसे कि मान लिया जाए कोई कंपनी है जो लाभ कमाई, मतलब यूएसए की कंपनी है जो भारत में अपना ब्रांच खोली और लाभ कमाई, तो जब ये लाभ ले जाएगी यहाँ पे, तो उसके लिए उसको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ रहा है और यहाँ पे भी, इसी को कहते हैं दोहरा कराधान। वही है, जब कंपनी को अपने अर्जित लाभ पर दो देशों में टैक्स देना पड़े तो उसे दोहरा कर कहा जाता है। डीटीएए समझौता के अंतर्गत यदि भारत की कोई कंपनी तथा अन्य देश की कंपनी जिसके साथ भारत का गठबंधन तो लाभ अर्जित करती है, तो वह किसी एक ही देश में कर का भुगतान कर सकती है तथा अन्य देश में वह कर के दायरे से बाहर होता है। वर्तमान में भारत का लगभग 100 देशों के साथ डीटीएए समझौता है। देखिए, ये शब्द है कर स्वर्ग देश, टैक्स हेवन कंट्री। कर स्वर्ग देश वह देश होता है जहां कर की दर अत्यंत न्यून होती है, मतलब नाम मात्र की, अर्थात 1 से 2%। इस देश में वस्तु और सेवा संबंधित उत्पादन गतिविधि नहीं होती है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, ब्रिटिश ब्राजील, वर्जिन आइलैंड, पनामा, कैमन आइसलैंड ईटीसी। अब जानते हैं हवाला क्या होता है। अगर हवाला को परिभाषित किया जाए तो इसका क्या मतलब, कैसे किया जाएगा, जब देश में स्थित व्यक्ति या कंपनी आयकर अधिकारी के बिना संज्ञान के अपने काले धन को अवैध तरीके से विदेशों में हस्तांतरित कर देती है, तो इसे ही हवाला कहा जाता है। सेल कंपनी, भारत में सेबी सेल कंपनी को प्रतिबंधित करता है। सेल कंपनी वह कंपनी होती है जो केवल कागजों में सीमित होती है तथा इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है।
वैसे बहुत सारी कंपनी होती है जिसका कोई प्लेस नहीं होता कि वो कहीं है या नहीं है, मतलब वैसा एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ जाइएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब खाली जगह रहेगा, आप वहाँ गए कोई कंपनी नहीं मिलती, तो वो सेल कंपनी होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना। घरेलू देश और गंतव्य देश, होम कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री। घरेलू देश वह होता है जहां आय का सृजन होता है, जबकि गंतव्य देश वह होता है जहां आय का निवेश होता है। देखिए राउंड ट्रिपिंग, अब समझेंगे घरेलू, अभी जो पढ़े होम कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री, सेल कंपनी, इस इसका यूज कैसे होगा अभी राउंड ट्रिपिंग में देखते हैं। इसमें जो इसमें घरेलू देश और गंतव्य देश दोनों एक ही होता है, जैसे इंडिया, ठीक है, इसमें घरेलू देश और गंतव्य देश दोनों एक ही होता है। मान लिया जाए कि इंडिया में कोई कंपनी जो है धन का मतलब लाभ कमाई, मतलब 100 करोड़ वो लाभ कमाई, ठीक ना, 100 करोड़ का क्या करेगी वो हवाला के थ्रू, ये जो कर स्वर्ग देश जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे 1 से 2% मात्र टैक्स दिया जाता है, तो वहाँ पे वो निवेश करेगी इंडिया के थ्रू नहीं करके वो हवाला के थ्रू करेगी, वहाँ ले जाएगी काले धन को, और वहाँ पे कोई सेल कंपनी स्थापित करेगी, और जिसके बदले मतलब 100 करोड़ का जो निवेश की है उसके लिए 1% जो मॉरिशस को टैक्स देगी, मॉरिशस की सरकार को टैक्स देगी। और ये जो 100, और आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस के साथ जो है ये भारत और मॉरिशस के बीच DTA समझौता है, तो मतलब जो भी कंपनी यहाँ लाभ अर्जित करेगी तो उसके मन में डिपेंड करता है कि वो इंडिया को टैक्स दे या मॉरिशस को टैक्स दे। तो ये इंडिया में होम कंट्री हुआ, यहाँ से पैसा गया हवाला के थ्रू, और यहाँ एक स्थापित किया गया सेल कंपनी, और सेल कंपनी स्थापित करके FDI मतलब निवेश के थ्रू इंडिया में निवेश किया गया कोई इंडिया की कंपनी में, और इसका जो टैक्स दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया। अब जो ये मनी यहाँ पहुँचा है वो व्हाइट मनी हो गया है। अब इंडिया की जब सरकार पूछेगी आपके पास इतना रुपया कैसे आएगा, तो यह बोला जाएगा कि मॉरिशस की एक कोई कंपनी, मान लिया ABC कंपनी खोला गया जिसको सेल कंपनी कहते हैं, तो ABC कंपनी ने इस पे निवेश किया है, तो ये ABC कंपनी के द्वारा जो किया गया निवेश है ये व्हाइट मनी हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो मनी है इंडिया से निकला, कर स्वदेश में गया हवाला के थ्रू, यहाँ सेल कंपनी स्थापित हुई, और यही मनी फिर यहाँ पे आया, तो हो गया सेम बात। मतलब इसमें जो होम कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री दोनों सेम होती है राउंड ट्रिपिंग में। तो तो ये बिल्कुल है कि राउंड ट्रिपिंग से प्राप्त होने वाला FDI जो है भारत में वास्तविक FDI तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका जो देश इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे यह उत्पादन या रोजगार में वृद्धि नहीं करता है। अतः वर्ष 2016 में इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा DTAA में संशोधन किया गया, जिसके तहत यदि कोई FDI भारत में उन स्वदेश से प्राप्त होता है जिनके साथ भारत का DTAA समझौता है हुआ हो, तो उसे भारत में भी कर चुकाना होगा, जो सूचीबद्ध कंपनी के लिए 15% और गैर सूचीबद्ध कंपनी के लिए 40% है। मतलब अब देखिए 2016 में संशोधन किया गया, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि हवाला के थ्रू यहाँ ले जाया जाता था, यहाँ पे 1% टैक्स दिया गया, फिर यहाँ पे सेल कंपनियां स्थापित की गई और यहाँ से निवेश किया जाता, तो फिर 1% टैक्स लगता था। अब क्या किया गया 2016 में संशोधन करके क्या किया गया कि उसको यहाँ तो टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो निवेश करेगी अगर यहाँ पे सूचीबद्ध कंपनी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा फिर भी, जबकि DTA समझौता हुआ है इसके बावजूद। और अगर गैर सूचीबद्ध कंपनी होगी तो 40% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ये राउंड ट्रिपिंग में अब दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकती है आदमी कि ये तो जहाँ पे उसको भारत में ज़्यादा टैक्स 30% देना पड़ता टैक्स, तो वहाँ तो 15% ही देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी है कि राउंड ट्रिपिंग इससे थोड़ा तो कम होगा इस संशोधन की वजह से। अब 7वां पढ़ते हैं। FDI टेरिटरी शॉपिंग
को बढ़ावा देता है। एफडीआई जो है टेरिटरी शॉपिंग में होम कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री दोनों अलग अलग देश होते हैं। राउंड ट्रिपिंग और टेरिटरी शॉपिंग दोनों वैध है। राउंड ट्रिपिंग और टेरिटरी शॉपिंग दोनों ही वैध है। देखिए मान लीजिए कि ये टेरिटरी शॉपिंग की बात कर रहे हैं अभी, ये अमेरिका है, इसकी कोई एक कंपनी है और इसका मुख्यालय वो कर स्वदेश में खोल दिया, जिसके साथ भारत का DTAA समझौता है। खैर इसमें भी संशोधन किया गया, पहले नॉर्मल पढ़ देते हैं जब संशोधन नहीं किया गया तो क्या था। मान लिया जाए कि अमेरिका की कंपनी जो है इंडिया में निवेश करना चाहती है, जिसके लिए उसको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं देना चाहती है तो वो क्या करेगी, अपना मुख्यालय यहाँ खोलेगी कर स्वदेश में, जिसके साथ भारत का DTAA समझौता है। यहाँ सेल कंपनी खोलेगी और यहाँ से FDI के थ्रू निवेश करेगी। अब उसको या तो कर स्वदेश में टैक्स देना पड़ेगा या तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिया में मान लिया जाए कि 15% टैक्स है और भारत यहाँ पे कर स्वदेश में 1% या 2% टैक्स है, तो वो यहाँ पे टैक्स देगी 1 से 2%। ये हो गया टेरिटरी शॉपिंग। मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसमें होम कंट्री कोई और होती है और डेस्टिनेशन कंट्री कोई और होती है और ये उसकी प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं टेरिटरी शॉपिंग। लेकिन सरकार इससे बचने के लिए टेरिटरी शॉपिंग के माध्यम से कई बहुराष्ट्रीय कंपनी का अपवंचन करती है, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। इसे रोकने के लिए वर्ष 2021 में कई देशों के आपस में सहमति पश्चात GMCT मतलब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जिसकी दर जो 15% कर दी गई। मतलब अभी जो ये सिचुएशन था इसमें 1 भी % इंडिया को नहीं देना पड़ता था टैक्स, लेकिन अब जो है ये संशोधन मतलब 2021 में संशोधन करके यह कहा गया कि मिनिमम कम से कम 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप इंडिया में या किसी अन्य देश में, जहाँ पे कि इंडिया में मतलब निवेश करना चाहता है, तो मतलब किसी भी अन्य देश जिसके साथ भारत का DTAA समझौता अगर है, इसके बावजूद उसे इंडिया में अगर निवेश करना है, तो उसे 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। यही समझौता किया गया 2021 में, जिससे इसमें भी मतलब कमी आई है। अब जानते हैं कि भारत में FDI किस किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। परमाणु ऊर्जा में नहीं किया जा सकता, लॉटरी में भी नहीं किया जा सकता। लॉटरी मतलब ये जैसे गैस एजेंसी खोला जाता है, पेट्रोल खोला जाता है, पेट्रोल पंप, क्योंकि इसमें किसी इंडियन का ही होना जरूरी, क्योंकि ये स्थापित होगा कहाँ पे, स्थापित होगा भारत में, तो भारतीय व्यक्ति के लिए ही ये लॉटरी में ये हो लॉटरी। और चिट फंड में नहीं किया जाएगा, निधि कंपनी में नहीं किया जाएगा, रियल एस्टेट में भी नहीं किया जाएगा, और बागान, चाय के बागान को छोड़कर सब में, मतलब चाय के बागान में किया जा सकता है, बाद में किसी भी बागान में नहीं किया जा सकता। तंबाकू और उससे बने उत्पाद में भी नहीं किया। TRD ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, इसके बारे में जानते हैं आगे। इसमें क्या होता है, जब सरकार भूस्वामी से परियोजना निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के बजाय उसे अपने भूमि परियोजना निर्माण का अधिकार देती है, इसके लिए उसे DRC डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। निर्माण करके वह किसी भी अन्य को उसे हस्तांतरित कर सकता है और बदले में मुनाफा कमा सकता है। भारत में कर्नाटक पहला राज्य है जिसने वर्ष 2005 में TDR को लागू किया है। वर्तमान में भारत में TDR में FDI की अनुमति नहीं है। वर्तमान में 20 राज्यों में भी ये लागू है। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, मान लिया जाए कि सरकार को यहाँ से यहाँ तक रोड बनवाना है, ठीक, और ये जमीन जो बीच में आ रहा है ये आपका है, ठीक, ये जमीन बीच में आपका आ रहा है। तो सरकार को वाजिब है कि यहाँ से यहाँ तक का जमीन चाहिए सरकार को। तो सरकार क्या करेगी, सरकार यहाँ पे ये जमीन आपसे ही यहाँ पे रोड बनवाने का
आपको बनाने का अधिकार देगी, जिसके बदले सरकार आपको डीआर डीआरसी, सरकार इसके बदले आपको डीआरसी डीआरसी सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट। और सरकार बोलेगी आप यहाँ से यहाँ तक आप रोड बनवाइए। आप तो वो व्यक्ति बोलेगा सरकार को कि मेरे पास पैसा कहाँ है, तो वो बोलेगी कि जाके बैंक से ले लीजिए। तो बोलेगी, वो व्यक्ति बोलेगा कि बैंक से कैसे लेंगे, तो बैंक बोलेगी, सॉरी सरकार बोलेगी कि आप जो है बैंक में जाइए और ये डीआरसी सर्टिफिकेट दिखाइए, सरकार मतलब बैंक आपको आराम से लोन दे देगी, मतलब 100 करोड़, जैसे 100 करोड़ का है रोड बना तो 100 करोड़ दे देगी। तो ये सारा जिम्मेदारी वो व्यक्ति खुद लेगा, बनाएगा रोड। रोड जब तैयार हो जाएगा तो वो व्यक्ति अपने मर्जी से या तो उसका हस्तांतरण सरकार को कर देगी या किसी अन्य को। किसी अन्य में यह रखना चाहिए वो भारतीय ही होना चाहिए, कोई विदेशी नहीं। इसलिए यहाँ पे विदेशी एफडीआई की अनुमति नहीं, एफडीआई की अनुमति नहीं होने का ये मत तात्पर्य होता है, अगर हमारे देश में एफडीआई अगर इसमें हो जाएगा, तो मान लिया जाए कि ये प्रॉपर्टी, इतना सा प्रॉपर्टी, मान लिया यहाँ पे वही रूल लागू किया जाता है कि सरकार बोलती है आप यहाँ पे बनवाइए, यहाँ एफडीआई किया गया, तो हो सकता है ये एफडीआई यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा गैर कानूनी गतिविधि बनाया जाएगा, मान लिया ऊपर से रोड बना दिया जाए, अंदर में कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ये भारतीय व्यक्ति को ही दिया जाता है इसमें डीआरसी सर्टिफिकेट, इसमें एफडीआई की बिल्कुल अनुमति नहीं, और मेरे ख्याल से कभी होना भी नहीं चाहिए।